हेलो बच्चों, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम और मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम के, है ना, कि क्या क्या मेथड्स होते हैं राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, उन कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। तो एक विधि हमने पढ़ी थी इसमें, प्रोडक्शन मेथड। तो इसके नेक्स्ट जो मेथड आता है वो मेथड है इनकम मेथड, है ना। तो राष्ट्रीय आय की इनकम मेथड के अंतर्गत एक साल के अंदर व्यक्तियों और व्यावसायिक उपक्रमों को प्राप्त होने वाली विशुद्ध आय को यहाँ पर मालूम किया जाता है। उसके पश्चात इससे प्राप्त होने वाली आय का योग कर लिया जाता है और जो टोटल आता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कहें कि वर्ष विशेष में किसी देश की सभी व्यक्तियों की विशुद्ध आय जो उन्हें प्रत्यक्ष में प्राप्त हो गई हैं अथवा नहीं हुई हैं का योग कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में सैलरी प्लस मजदूरी और अन्य भुगतान, और इसमें प्लस किया जाता है शुद्ध ब्याज प्लस लगान प्लस ऐसे उद्योग जो कि निगम के अंतर्गत नहीं आते हैं उनका लाभ प्लस कर पूर्व निगम लाभ, है ना। ये सब जोड़ लिए जाते हैं और ये राष्ट्रीय आय की इनकम मेथड कहलाता है। ये इस विधि में समस्त व्यक्तियों की आय का जोड़ या योग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उन सेवाओं और वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए जिनका भुगतान मुद्रा में नहीं किया जा सकता है ना। जैसे बच्चों के पालन पोषण की हम बात करें और हम महिलाओं के सेवा या घरेलू काम की हम बात करें तो उनको नहीं इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और उन पेमेंट्स को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो कि राष्ट्रीय निर्माण नहीं करते हैं यहाँ पर। और इसमें यदि किसी एंटरप्रेन्योर द्वारा स्वयं के साधनों को उत्पादन कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है तो उसका पुरस्कार राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। और फिर इसके अतिरिक्त आय अथवा सुरक्षित शेष को जो राशि उपलब्ध होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। फिर इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसका लाभ तो है कि बहुत इजी मेथड है, क्योंकि आयकर विभाग और जनगणना की अनुसूची से जो हमारे इनकम टैक्स पेयर की आय है और निम्न वर्ग की आय का सही जानकारी ज्ञात यहाँ पर कर दी जाती है। आय के वितरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है यहाँ पर, और डबल कैलकुलेशन की गणना की संभावना यहाँ पर कम होती है। और इस विधि से प्राप्त किए जाने वाले जो कंक्लूजन्स होते हैं वो अधिक सही होते हैं, क्योंकि इस विधि का मुख्य आधार जो है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर, है ना। अब इस मेथड में आय की गणना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि प्राय लोग टैक्स लगाने के डर से अपनी आय को कम दर्शाते हैं ना, तो इसलिए उनकी आय को पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए उनकी आय पर। और फिर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इनकम संबंधी विश्वसनीय सूचनाएं हमें उपलब्ध हों। फिर बहुत सी बार हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में जो इनकम हमें मिलती है उसका एवेल्युएशन करना बहुत कठिन होता है, अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका सही मूल्यांकन हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत से जो हमारे प्रॉफिट होते हैं वो अवितरित होते हैं, है ना, जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। और कई बार लोग जो होते हैं वस्तुएं लेकर दूसरी अन्य वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं, इसका ध्यान रखकर इनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि इनकम मेथड क्या है। अब इसी में एक और मेथड आता है, वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। जहाँ हमने इनकम बात की है तो एक्सपेंडिचर की भी हम इसमें बात करेंगे।
तो एक्सपेंडिचर मेथड में व्यय संगणना विधि में देश के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए वार्षिक व्यय को जोड़कर कुल व्यय की राशि ज्ञात कर ली जाती है और उसके बाद उस व्यय की राशि में कुल जो हमारी सेविंग्स को जोड़ लिया जाता है और यही जो योग होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग्स, है ना, इनको जोड़ लिया जाता है तो ये कहलाते हैं हमारे नेशनल इनकम ज्ञात की जाती है। तो अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अंतिम उपभोग पर होने वाले व्यय को शामिल करना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली कौन कौन सी धनराशि है इनका ध्यान रखना चाहिए, फिर संचित की गई कौन कौन सी राशि है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती है कि प्राय लोग छोटी छोटी राशि के रूप में व्यय करते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना, तो जितनी भी जनसंख्या की व्यय राशि को ज्ञात करना यहाँ पर इतना कठिन काम है क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने व्यय को अपने हिसाब किताब रखने की चिंता यहाँ पर नहीं करते हैं। और क्या होता है कि अविकसित देशों में व्यय और बचत के विश्वसनीय जो डेटा होते हैं वो हमको प्राप्त नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना बहुत यहाँ पर मुश्किल होती है। कुल व्यय के साथ कुल बचत के डेटा को ज्ञात हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं और ये जो मेथड है वह अविकसित देशों में तो इसके लिए अधिक उपयोगी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की सुविधा देने वाली कुछ विशिष्ट संस्थाओं का अभाव है, जैसे बैंक और वित्तीय संस्था हैं, है ना। तो ये कठिनाइयाँ आती हैं वहाँ पर। तो ये तो मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। अब एक और मेथड इसमें आता है सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, सामाजिक लागत लेखांकन विधि आती है इसमें। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इस विधि का जो ज्ञात किया था या इस विधि का प्रतिपादन जो किया था वो प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने किया था और इस मेथड के अंतर्गत देश की संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है और क्लासिफिकेशन में समान आय वाले को समान वर्ग में रखा जाता है और प्रत्येक वर्ग के कुछ व्यक्तियों की इनकम ज्ञात करके उसका औसत निकाला जाता है और उसी के आधार पर संपूर्ण वर्ग की इनकम को यहाँ पर मालूम किया जाता है। उसके पश्चात सभी वर्गों की इनकम का योग करके देश की नेशनल इनकम का यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है ना। तो सामाजिक लेखांकन विधि जो है किसी समाज या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में सूचना प्राप्त करने की विधि है या फिर हम कहें कि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न समूहों और उपसमूहों के लेखों को तैयार किया जाता है और उसके पश्चात इन विभिन्न लेखों के सामूहिकरण द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लाभ होते हैं कि ये विधि शुद्ध और सही समझी जाती है। यह विधि देश की आर्थिक स्थिति का सही आकलन करती है। इस विधि के द्वारा जितने भी आंकड़ों से प्राप्त उत्पादन, विनियोग, रोजगार और आदि का अध्ययन हम कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा ये विधि जो है बहुत ही ईजी है, डबल अकाउंटिंग नहीं होती, इसलिए इसके परिणाम जो होते हैं शुद्ध और सही होते हैं। इस विधि की सहायता से अर्थव्यवस्था के परिचालन के नवीन तरीके ज्ञात हम कर सकते हैं, है ना। तो ये तो मैंने कुछ लाभ बताए हैं इसके, और फिर इसके दोष भी हैं जहाँ लाभ हैं। तो इसके दोष ये हैं कि इस विधि का सीमित देशों में ही उपयोग किया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। ये खर्चीली और समय लेने वाली एक मेथड है क्योंकि सामाजिक लेखों को बनाने में दोहरी खाता पद्धति तैयार करनी पड़ती है और यह विधि अन्य विधियों की तुलना में यह विधि कठिन है क्योंकि संबंधित जो डेटा के साथ साथ लेखों को बहुत सावधानी और शुद्धता से यहाँ पर तैयार करना पड़ता है।
तो ये तो मैंने मेथड्स बताए हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, है ना? और ये मेथड्स को किस किस तरह अप्लाई करते हैं, इनके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं। तो ये मेथड हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट भाग को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।